नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गेस्ट ऑन एजुकेशन में। अगर आज हम अपने मेहमान की बात करें तो हमारे साथ हैं यश सर। अगर यश सर के बारे में बात करें तो यश सर जो है हिस्ट्री के और जीएस की जो अपनी सेवा दे रहे हैं निश्चय आईएएस में, और निश्चय आईएएस में लगातार सर जो है अपने अध्यापन के दौर में चल रहे हैं। और अगर सर के निजी जीवन की बात करें तो सर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और लगातार इन्होंने मेंस और इंटरव्यू दिया। इस समय देखने से लग रहा होगा ये छात्र जीवन नहीं, अब एक अध्यापन जीवन में है। चलिए हम बात करते हैं सर के ही मुखारबिन से कुछ जो है बात करते हैं। सर बताइए अपनी सर जर्नी कैसी रही सर आपकी? सर कब आए आप यहाँ पे? सर आपकी जर्नी क्या रही मुखर्जी नगर नेहरू विहार सर जब आपने आए जो है सर, इस समय क्या सर इसमें क्या कर रहे हैं? पूरी सर एक ब्रीफिंग पे चलते हैं, एक आपकी जर्नी बताइए। हम पहले अपनी जर्नी की ब्रीफ करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक रहा है जी, और बीटेक करने के बाद एक ये होता है कि भाई इंजीनियरिंग लाइन में हर एक फैमिली की एक चाहते होती है भाई कोई ना कोई आपका आप इस फील्ड में ग्रेजुएशन के जहाँ आपकी जॉब सिक्योर हो जाए। तो मेरे परिवार का भी यही था कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आप जो है बीटेक कर लीजिए, उसके बाद कम से कम इंजीनियर तो आप बन ही जाएंगे। बट वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की लाइन में आना चाहिए, और सिविल सर्विसेज की लाइन में आना तो चाहिए, लेकिन क्यों मुझे आना चाहिए? क्योंकि चूँकि बीटेक करने के बाद जब मेरी जॉब लगी तो मुझे लगा कि ठीक है अभी हम क्या कर सकते हैं, एक कंपनी में काम कर सकते हैं, अपनी इस कंपनी में काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बट सिविल सेवा की जर्नी मुझे एक बड़ा आयाम देगी जहाँ पे मेरे पास मल्टीटास्किंग चीज़ें करने के लिए भी होंगी और हम सोसाइटी के लिए कुछ अपना योगदान भी हम दे सकेंगे। इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को चुना। और सर यहाँ पे कब आए आप? नेहरू, आपने बताया सर कि मैं नेहरू विहार में रहा, तो नेहरू विहार से आप किस सन में आए? हम सन 2012 से मेरी स्टार्टिंग हुई, क्योंकि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस का मेंस लिखा, और मेरी प्री की तैयारी मैंने अपनी शुरू की थी लखनऊ से। और लखनऊ से शुरू करने के बाद जब मेरा वहाँ पे मुझे लगा कि मेरा पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, देन हम आए मुखर्जी नगर की गलियों में। और सारे बच्चे आते हैं, उनके लिए एक सपना होता है दिल्ली चलना है, यूपीएससी की तैयारी अगर करना है निकालना है तो दिल्ली आना है। और ख़ासकर दिल्ली में आते हैं, एक तो मुखर्जी नगर है और एक करोल बाग है। करोल बाग इंग्लिश मीडियम के लिए बेहतर होता है और हिंदी मीडियम के लिए लोग आते हैं कि चलते हैं मुखर्जी नगर। तो चूँकि मैंने बीटेक किया, मेरे पास ऑप्शन दोनों था कि हम हिंदी मीडियम चुने या इंग्लिश मीडियम चुने, क्योंकि मेरे लिए दोनों कम्फर्ट उसमें था। लेकिन बच्चों, अपनी जर्नी के साथ आपको मेरी जर्नी में काफ़ी कुछ सीखने को आपको और भी मिलेगा। जैसे आप मीडियम कौन सा चूज करें, क्यों इसी मीडियम को चूज करें, और मीडियम को चूज करने के बाद तैयारी की शुरुआत भी क्यों करें, किस मोटिवेशन के साथ करें। अच्छा सर, जब आपने तैयारी शुरू की सर, आपका ऑप्शनल क्या था उस वक्त? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री मैंने कैसे चूज किया, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। तो मैंने सबसे पहले हिंदी माध्यम इसलिए चूज किया था क्योंकि माध्यम, अगर आप हिंदी माध्यम को हमने चूज किया क्योंकि उसमें हम अपना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन कैसा भी आएगा, आप उसमें इतना इजी फील करते हैं अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में, अपनी चीज़ों को बताने में। तो मुझे लगा कि हिंदी मेरी मदर टंग है, इसको अगर हम चूज करते हैं तो इसमें हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा सर, आप जब देखा जाए सर, आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थे जी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आगे फिर एक हिस्ट्री जी, तो सर थोड़ा कोई समस्या नहीं आई? समस्याएं इसलिए नहीं आई क्योंकि जब हमने शुरुआत की अपनी तैयारी की, जैसे मैंने कहा कि मैंने पहला अपना मेंस लिखा, तो मेंस लिखने के क्रम में मेरे पास ऑप्शनल चूज करने के दो थे। एक मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री लिया था। बट हिस्ट्री बैकग्राउंड मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि हिस्ट्री का जो वेटेज यूपीएससी की तैयारी में है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यूपीएससी का, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल ना भी चूज करेंगे तो भी आपको हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे प्री में अगर आप देखेंगे तो प्री में हर साल लगभग अगर 100 क्वेश्चन पीटी के आते हैं जीएस के, तो उसमें 20 क्वेश्चन मिनिमम तो रहते ही रहते हैं। एकदम। तो लगभग 20% वेटेज आपका यहाँ पे हो गया। फिर आता है आपका GS1, और GS1 के जो अब आया हुआ समान अध्ययन के 4 पेपर जो होते हैं वहाँ पे, तो GS1 में लगभग अगर 250 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 80 नंबर का लगभग वेटेज हिस्ट्री का रहता है। तो हिस्ट्री अगर आप ऑप्शनल ना भी ले रहे हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है। तो हिस्ट्री बच्चे इसलिए, देखिए अभी भी जब जो बच्चे मेंस लिखते हैं वो जानते होंगे कि जब आप मेंस लिखने जाते हैं और जब आपका ऑप्शनल पेपर का जो क्लास की जो आपकी शेड्यूलिंग होती है उस दिन आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज हर एक सेंटर पे बच्चों के क्रम लिखे रहते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे दे रहे हैं। तो आपके सेंटर पे सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बच्चे ही आपको वहाँ मिलेंगे। तो ये बताता है कि अभी भी अगर किस ऑप्शनल के साथ सबसे ज़्यादा बच्चे मेंस लिख रहे हैं तो वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ लिखते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चे इसलिए लेते हैं, उनका मानना है कि भाई अगर हमको पढ़ना ही है, अगर हिस्ट्री हमें पढ़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, हमको एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न और वर्ल्ड हमको पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों ना हम उसको ऑप्शनल के रूप में भी उसको चूज कर लें।
इससे हमें क्या होगा कि हमें अलग से ऑप्शनल की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो सर जैसे आपने बताया कि सर जो है कि अगर हिस्ट्री का जो है प्री में भी बहुत बड़ा योगदान है और मेंस में भी है और इंटरव्यू में रहता ही है, तो सर पर देखा जाए सर स्कोरिंग पे अगर आते हैं तो जैसे कि सर कई टीचर बनाए हैं कि हिंदी साहित्य में स्कोरिंग अच्छा होता है, हिस्ट्री न्यू स्कोरिंग नहीं है। सर स्कोर पर थोड़ा बात कर लेते कि वाकई क्या हिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री स्कोरिंग है कि हिंदी साहित्य स्कोरिंग है। मेरा हमेशा से एक मानना रहा, जैसे मैंने कहा, मैंने अपने हर अटेम्प्ट में जब भी मैंने दिया तो मेरी हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे। और लोगों को एक ही चीज़ कहते हैं, स्कोरिंग होना ना होना सब्जेक्ट का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक सब्जेक्ट के साथ हम बच्चों को एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई उस सब्जेक्ट में आप खास क्या कर रहे हैं। हाँ, हिंदी मीडियम में क्यों लोग कहते हैं कि भाई हिंदी लिटरेचर या हिस्ट्री के साथ हम ज़्यादा जाएं, क्योंकि उसके साथ एक समस्या ये आती है कि अन्य सब्जेक्टों में, जैसे आप फिलॉसफी हो गया या आपका जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसमें इंग्लिश वालों को थोड़ा सा वेटेज हो जाता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश की जो बुक्स हैं उन सब चीज़ों की जो एबिलिटी है उसमें ज़्यादा होती हैं। बट हिस्ट्री और हिंदी के साथ ऐसी कोई समस्या हिंदी मीडियम में खासकर नहीं है। तो हमेशा से स्कोरिंग ये बहुत ज़्यादा रहा है। चूँकि हिस्ट्री को लेकर लोगों को ये रहता है कि भाई हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री में हम हिंदी को क्यों चूज करें, क्योंकि हिंदी लिटरेचर का थोड़ा सा जो उसका साइज आप वो है बहुत छोटा है। लोग कहते हैं कि जितना आप एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न चारों चीज़ पढ़ेंगे, वर्ड चारों चीज़ पढ़ेंगे, हिंदी लिटरेचर में उसके आधे में काम चल जाएगा, मुझे कम पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप सबसे बड़ी बात ये चीज़ इसको मत देख के करिए कि मुझे क्या ज़्यादा पढ़ना पड़ा, कम पढ़ना पड़ा। आप देखिए आपकी रुचि किस में है। फिर बच्चों के लिए एक समस्या आती है, सर हम रुचि कैसे पहचानें कि मेरी रुचि कैसे है। हमें ये भी नहीं पता लगता कि पहले दिन आके हमें रुचि नहीं पता लग जाएगा। तो हम बच्चों से बार बार ये कहते हैं कि आप पहले दिन आके, जब आप मुखर्जी नगर गलियों में प्रवेश करिए, पहले दिन आप अपना ऑप्शनल मत चूज कर लीजिए। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैंने ग्रेजुएशन में जो BA उससे आए होते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन सर इकोनॉमिक्स उसमें मैंने रखा था, मैंने फिलॉसफी रखा, तो क्या मैं इसको ले लूँगा। तो मैंने फिर कहा आपकी ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाई हुई है और यहाँ UPSC की तैयारी में क्या चीज़ें हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा इन दोनों में अंतर है। आप इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि यूनिवर्सिटियों की स्थिति आज हमारे यहाँ पे क्या है, वहाँ पे पढ़ाने और पढ़ने का तरीका क्या होता है, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। कभी किसी दिन हम लोग इस सीरीज पे चर्चा करेंगे सर के साथ। तो चलिए सर, हाँ सर, अगर सर कोई छात्र सर जी, जैसे आप भी सर 2012 में जो है दिल्ली आए, एक ड्रीम लेके आए, एक सपना लेके आए, तो सर अगर कोई छात्र आता है सर, तो शुरुआत में सर उनको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? एक तैयारी का सही वे क्या होता है, किस प्रकार से तैयार करें? पहले प्री तैयार करें, पहले मेंस तैयार करें, पहले लोग कहते हैं भाई पहले इंटरव्यू तैयार कर लो। तो सर इस सब विषय थोड़ा बात करते हैं, इस सब विषय थोड़ा मार्गदर्शन करें सर छात्रों का। देखिए, बच्चे आजकल आते हैं, वो कहते हैं कि पहले एक तो बड़ी बड़ी कोचिंगों का नाम देखकर आप आओगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, एक भीड़ के बीच में आप बैठोगे जहाँ से आपका टीचर का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, आपकी चीज़ें आप जो पढ़ा रहे हैं आप लिख कर चले जा रहे हो घर पे। तो जो सबसे बड़ी बात आती है, हम पहले प्री की तैयारी करें, मेंस की करें कि इंटरव्यू की करें। तो आप लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि पहले आप लोग की जो तैयारी का जो वे होना चाहिए, हम लोगों के समय एक चीज़ कहा जाता था कि पहले आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, मेंस की करिए, प्री अपने आप तैयार हो जाता है। इसका कहने के पीछे का तात्पर्य ये था कि आप जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सही तो देखा जाए मेंस के बाद जब अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं 2 महीने का टाइम मिलता है, और वो आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कहते हैं 2 महीने काफ़ी नहीं होते हैं कि आपकी पर्सनालिटी जो आज है 2 महीने में आप पूरी पर्सनालिटी बदल के इंटरव्यू बोर्ड के सामने चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों को कहा जाता था कि आप इंटरव्यू की तैयारी पहले कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले दिन से इंटरव्यू में क्या पढ़ना क्या करना, ये नहीं होता है। इंटरव्यू के लिए, पर्सनालिटी के लिए, उसमें आप कितना डिसिप्लिन है, आपका बिहेव कैसा है, लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, अपनी चीज़ें पढ़ते समय जैसे एथिक्स का पेपर आया, उस चीज़ कितना एथिकल वे आप फॉलो कर रहे हैं, इनको अपने अंदर ढालिए। इसको ढालने में कम से कम आपको आपकी जो भी पर्सनालिटी रही है इसको चेंज करने में और इन सब चीज़ों को लाने में कम से कम 6 महीने 1 साल आपको लगते हैं। तो ये लाएंगे, इंटरव्यू हो जाएगा। देन जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है। और जैसा कि आपने UPSC का एक सिलेबस आपने देखा है कि वहाँ के जो PT के भी क्वेश्चन होते हैं वो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। अप्लाइड के साथ कॉन्सेप्चुअल उसमें क्लियरिटी आपके लिए मांगते हैं, क्योंकि जब आप एलिमिनेट करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। जब आप अपने सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं तो इसके बाद जो आपका जो PT आता है उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होती है, और आप इजीली जो है आपका PT का 70% वहाँ कवर हो जाता है। उसके बाद जब आप PT की तैयारी रेगुलर आप साथ तो करते ही चलते रहते हैं तो PT निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। इसलिए अक्सर देखते होंगे जिन बच्चों के या तो PT निकलता है तो PT के फेर में ही पकड़ रहता है, मेन नहीं निकलता। जी। तो सर ये सर जैसे आपने बताया सर, जिन बच्चे ये कई समस्याएं हैं, कई लोगों जानता सर, मैं भी मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो जिनका प्री निकल रहा है सर मेंस नहीं होता। जी। तो ये सर क्या समस्या है? तो कई बार जैसे सर ने कहा कि भाई प्री निकलता है तो उनका मेंस नहीं होता है, तो मेंस ना होने के पीछे कई चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं।
जैसे आंसर राइटिंग, आंसर फॉर्मेट, सारे बच्चे आज क्या करते हैं, आप एक टेस्ट सीरीज का एक नया चलन चला हुआ है, जो मेरी भी अपनी समस्या रही। शायद हम इस चीज़ के लिए कह सकते हैं कि अपने हर एक अटेम्प्ट में मुखर्जी नगर में शायद जितना मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और टेस्ट सीरीज टेस्ट लिखा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई बच्चों की समस्याएं क्या आ रही हैं। टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें उनको जो एक तरीके से जो रिमार्क्स मिलते हैं कि भाई आपको करना क्या है, उसमें बस आप अपना शुरुआत से आप कोई टेस्ट सीरीज लिखिए, 10 या 12 टेस्ट देखिए और उनकी कॉपी उठा के देखिए, सेम रिमार्क मिलता है, आप इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बच्चों के साथ समस्या ये है कि मेंस का जो उसका पूरा पैटर्न है, आंसर लिखा कैसे जाए, क्योंकि हर एक टेल वर्ड्स के साथ आंसर की चीजें बदल जाती हैं। हम एक, अगर आप कहें इजाजत दीजिए तो हम एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों को समझाते हैं। एकदम। तो जैसे एक होता है, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आता है, उसमें उसका टेल वर्ड, जैसे टेल वर्ड क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया है कि हम इतिहास को ही लेके चलते हैं कि प्लासी की क्रांति, शायद आप लोग थोड़ा सा इतिहास की इन चीज़ों से वाकिफ हैं या नहीं हैं, इनको हम लेके चलते हैं इसको, इसलिए और थोड़ा सा हम इजी भी यहाँ पे बताते हैं कि जिससे आप लोग भी वाकिफ हो, जिसका हिस्ट्री अभी बैकग्राउंड ना भी रहा हो। आप करंट का कोई इशूज ले लीजिए, मान लीजिए करंट का कोई इशूज आप उठाते हैं, अभी जैसे शाहबानो केस का ही एक हम एग्जाम्पल ले, या शाहबानो केस से भी और इजी हम उसमें चलते हैं, जो आपके इर्द गिर्द है, आप मुखर्जी नगर की तैयारी करने आते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप IAS बनना चाहते हैं, IAS आप बनना चाहते हैं तो आपको IAS क्यों बनना चाहिए, तब तो आप क्यों का बता देंगे। टेल वर्ड अगर आपके लिए लगा दिया जाए कि फला लोग IAS बनना चाहते हैं, बट इनका बैकग्राउंड ये रहा है, इनके IAS बनने की आप आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तो आपका जो टेल वर्ड होता है, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, या टिप्पणी कीजिए, या स्पष्ट कीजिए, इसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देने का पूरा तरीका चेंज हो जाता है। लेकिन बच्चे क्या हैं, मान लीजिए किसी चीज़ पे आया, कुछ भी पूछा, जैसे मान लीजिए अभी अगर हम एथिक्स में पूछे नैतिकता क्या है, तो वो नैतिकता वर्ड पकड़ते हैं, उसके बाद क्या टेल वर्ड उससे उनको नहीं मतलब है, उसके बाद वो नैतिकता का पूरा परिभाषा देना शुरू कर देते हैं। जबकि आंसर राइटिंग का एक कला है, हम बच्चों को बार बार अपनी कोचिंग में भी, चूंकि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस, हम आपको थोड़ा सा अपने बारे में शुरुआत में बताते समय, मैंने अभ्युदय में भी IAS प्रीफेस संस्थान जो यूपी गवर्नमेंट का हापुड़ में है, और निश्चय और राउज IAS, इन सारी उसमें मेरा अनुभव जो पिछला रहा है बच्चों को मेरे देखने का, सबसे बड़ी समस्या उनके साथ यही आती है, उनको आंसर लिखने की कला ही नहीं पता होती है। तो कभी हम लोग इसका एक सीरीज, आंसर राइटिंग का एक सीरीज हम इस पे जरूर चलाना चाहेंगे सर के साथ, इससे आप लोगों के लिए काफी ईज होगा कि हम अपने आंसर को डेवलप कैसे करें, तो आपके मार्क्स जो है मेंस में वो ऑलरेडी उठने लगेंगे। वरना आप टेस्ट सीरीज लिखते रहते हैं, आपको अपनी कमियां ही नहीं पता लगती हैं, और आप एक हर बार ही सोचते हैं आपकी मार्क्स बढ़ जाएगा आपकी, और उसी फेज में आपके अटेम्प्ट पूरे खत्म हो जाते हैं। तो सर जैसे आपने सर कोचिंग का, विदय कोचिंग और राउज IAS की बात की, तो सर कोचिंग की कितनी भूमिका होती है सर सिलेक्शन में, सफलता में, सफलता और असफलता दोनों में, सर दोनों बात करिए, कोचिंग क्या भूमिका होती है? कोचिंग की जहाँ तक भूमिका की बात आती है, सफलता में हमारे लिए कोचिंग कितना महत्वपूर्ण है इस तैयारी में। एक होता है कि हम अपनी जर्नी जब स्टार्ट करते हैं तो हम बार बार कहते हैं आपको सही पूछी तो कोचिंग की कोई नीड नहीं है, बट कोई नीड नहीं है किस समय, जब आपको पता हो आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो आपके लिए आज जो सोशल मीडिया का जो एरा चल रहा है, आप देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी का जो एरा है, इस एरा में आपके पास यूट्यूब पे इतने ज़्यादा लोग बताने वाले होते हैं कि आप तैयारी क्या करिए क्या ना करिए, उसमें आपके भटकाव के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोचिंग का महत्व वहाँ बढ़ जाता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि इस एरा में जो एक तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी की जो एक क्रांति जो चल रही है इस एरा में, यूट्यूब के ही इस एरा में, आज तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो कोचिंग, अगर अच्छी कोचिंग आप मिल जाते हैं, अच्छे टीचर मिल जाते हैं जो आपको थोड़ा सा पर्सनल गाइड भी कर सकें, वो आपको ये बता देते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, इसमें क्या गलतियां नहीं करनी है, और एग्जैक्ट इतने समय में आप कैसे अपना बेहतर आपकी तैयारी भी हो जाए और आप बेहतर परफॉर्म करके निकल भी जाइए। तो कोचिंग का महत्व यहाँ पे है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके पास ऐसा कोई गाइडेंस मौजूद है कि जो आपको ये बता सके बेहतर तरीके से कम समय में क्या करिए, तो आप कोचिंग मत करिए। अगर आपको नहीं है तो 1 साल अगर आप कोचिंग कर लेते हैं तो आपको एक तरीके से उसका एक डायरेक्शन मिल जाता है, और कोचिंग केवल और केवल सिर्फ डायरेक्शन मात्र के लिए होती है। अच्छा सर, आपने बोला कि जो है कि अगर कोचिंग सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देगा जी, और आप देखिए कि एक अच्छी कोचिंग कोई हो उसमें आप दाखिला ले सकते हैं। तो सर अब मैं एक क्वेश्चन पहना चाहता हूँ, सर अच्छे कोचिंग का मानक क्या होता है? स्टूडेंट क्या देखे? जिस प्रकार से देखा जाए सर अपने इस एरिया मुखर्जी नगर करोल बाग में 700 की भीड़ में सर टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हर बच्चा जो है इंटरेक्ट हो पाता टीचर से? एक अच्छे कोचिंग क्या मानक होती है सर? इस पर कुछ हमारे छात्रों को मार्गदर्शन करिए, जो सर गांव देहात में सर बैठे हैं, वो उनके लिए यहाँ आना संभव नहीं है, तो उनके लिए सर क्या हो सकता है? इस पर कुछ सर बात करिए। देखिए, एक अच्छे कोचिंग का मानक क्या है? तो अच्छे कोचिंग का मानक
कोच जो आपको डायरेक्शन दे सके, जिससे आप डायरेक्शन पा सकिए, वो तो कोचिंग को अगर हम करते हैं तो कोचिंग तो कोच से ही कोचिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप कोच से इंटरेक्ट ही ना कर पाएं, आपको कोच बता ही ना पाए, आप कोच से मिल ही ना पाए, तो मेरा मतलब मानना उस कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। रही बात कि एक अच्छे कोचिंग का मानक क्या है, जैसे हम कहें कि भाई हम ये अच्छे कोच क्यों हैं या फला टीचर अच्छा कोच क्यों है, तो आप ऐसे विश्वास मत कीजिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम देना चाहें, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की एक छोटी सी घटना बताएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छे कोचिंग और अच्छे कोच का महत्व क्या होता है। जब स्वामी विवेकानंद उनसे रामकृष्ण परमहंस के पास आए तो उन्होंने कहा मैं आपको अपना गुरु क्यों मानूं, या मतलब अपना कोच हम आपको क्यों माने। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे एक ही चीज़ कहा, मुझे आप अपना कोच तब तक गुरु मत मानना जब तक आपकी अंतःप्रज्ञा, अंतर्मन, आपके उठने वाले क्वेश्चन आपको तर्क के साथ उसका समाधान नहीं हो जाता है जी, तब तक आप मुझे मत मानना। लेकिन अब सर की बात है कि इसको कोचिंग के उसमें कैसे क्या क्या प्रूव होता है, तो हमें कहते हैं भाई हम सही कह रहे हैं, हम सही गुरु हैं नहीं, इसकी पहचान कैसे हो, अच्छी कोचिंग की पहचान कैसे हो। तो हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि आप पहले जब आइए तो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, एक बार उनके पैटर्न को आप देखिए कि पूछ क्या रहा है, आप उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आपको जब उसमें क्या, आपको 1 महीने आपने पढ़ाई किया या 15 दिन पढ़ने के बाद आप देखिए अब आपको क्या जो टीचर पढ़ा रहा है उस डायरेक्शन में आप उसको सॉल्व करने के काबिल बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। कि आप 3-2.5 साल तक यहाँ कोचिंग करते हैं मुखर्जी में गलियों में बच्चे, और अंतिम में वो तब और टीचर क्या कहते हैं, अभी आप यूपीएससी क्वेश्चन मत उठाना। हमें कहते हैं भाई 15 दिन 20 दिन पढ़ने के बाद आप उठाओ क्वेश्चन, देखो क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं तो 2.5 साल निकल जाता है। डिमांड यूपीएससी की क्या है और कोचिंग पढ़ाई क्या है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हम सबसे अच्छा आपका तरीका यही, कोचिंग अच्छी है नहीं, आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखिए, क्या टीचर उस पैटर्न पे पढ़ा रहा कि नहीं पढ़ा रहा, क्या तार्किक रूप से जो अपना तर्क लगाइए, जो पूछ रहा क्या जो टीचर बता रहा है वो तार्किक रूप से सही है नहीं, इस अकॉर्डिंग अपना कोचिंग आप कोच या कोचिंग या जो भी अपना चूज करना हो आप चूज कर सकते हैं। वो सबसे अच्छा मानक वही है। और हम ऑप्शनल चूज करने का मानक भी बच्चों को ही बताते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप पहले जो ऑप्शनल के पेपर लास्ट ईयर के हुए हैं उसको अपने सामने रखो, और कभी भी ऑप्शनल आते ही तुरंत मत चूज करो, 1 महीने का कम से कम टाइम दो। क्योंकि जीएस में आप जब पढ़ते हो सब कुछ चीज़ों को तो आपको थोड़ा सा ईज होता है कि इस ऑप्शनल को चूज करते समय में हम ये मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप उससे आपको ऑप्शनल चूज करना आसान हो जाता है। ये अपना बैकग्राउंड, बीए के बैकग्राउंड से ऑप्शनल कभी भी यूपीएससी में मत आप चूज करिएगा, नहीं तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन और सर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपनी उत्तर लेखन की बात की सर, इस पर हम विस्तार से अपना जो है एक सीरीज बनाएंगे, पर सर अभी थोड़ा सा बताइए, जो मेंस चल रहा है इस समय सर, वो सही उत्तर लेखन कैसे डेवलप करें, एक सही उत्तर लेखन का सर क्या मानक होते हैं सर? सही उत्तर लेखन का सबसे महत्वपूर्ण मानक ये होता है कि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन होता क्या है। हमने कहा कि आंसर राइटिंग सीखना, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आंसर राइटिंग सीखना, वो भी अपने आप में एक कला ही है, एक आर्ट है। तो उसमें अभी जिसके एग्जाम आप लोग के नज़दीक हैं, तो सबसे पहले बात जो आप इंट्रोडक्शन होता है, देखिए लोग कहते हैं कि फर्स्ट पेपर का इंट्रोडक्शन, सेकंड पेपर का इंट्रोडक्शन, थर्ड पेपर का, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं, बिल्कुल चेंज होती हैं। जैसे फर्स्ट पेपर आप देंगे तो उसमें उसका पैटर्न दूसरा होगा, सेकंड पेपर देंगे तो आप उसमें कहते हैं कि आर्टिकल के साथ शुरू कीजिए, थर्ड पेपर में कहते हैं डेटा के साथ शुरू कीजिए। नो डाउट पैटर्न चेंज अलग होता है, लेकिन उसका जो मर्म होता है इंट्रोडक्शन लिखने का या मेन बॉडी को लिखने का, वो मर्म कभी बदलता नहीं। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका आशय यह है, जैसे आप प्रियम्बल जानते हैं संविधान में, आपका संविधान क्या है, आपका प्रियम्बल, आपके प्रियम्बल को पढ़ने से ये चीज़ें मालूम हो जाती है कि संविधान, हमारे संविधान में क्या। आपका संविधान कोई कुछ भी ना पढ़े, उसको आप प्रियम्बल दे दीजिए, प्रस्तावना दे दीजिए अपने संविधान की, उसको पढ़ेगा, वो बता देगा कि भाई आपके संविधान में ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसलिए वो पेपर फर्स्ट हो, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या ऑप्शनल, उसका जो प्रस्तावना, जो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन क्या होता है, उस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस भी सब्जेक्ट में, उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। उसमें सारे आयाम कैसे कवर होते हैं, इस एक कला, इस थोड़ा सा प्रयास ही करिएगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन हो वो आप आंसर्स क्या लिखना चाह रहे हैं, जब आपका इंट्रोडक्शन पढ़े तो उसमें एग्जामिनर समझ जाए। फिर मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी आपकी फॉर्म होती है जैसा कि आपका टेल वर्ड होता है, जैसे आलोचनात्मक टिप्पणी, आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, एक या दो चीज़ को चर्चा हम कर देते हैं। क्वेश्चन जैसे आ गया, समालोचनात्मक टिप्पणी करना, मतलब समान आलोचना। इसका मतलब जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है उसका 50% उसका पॉजिटिव और 50% उसकी जो कमियां, जो चुनौतियां, उसको बताना है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट दिया है और उसके टेल वर्ड में लिख दिया आलोचनात्मक टिप्पणी करिए, तो इसका आशय यह हो गया कि आलोचनात्मक टिप्पणी, इसका मतलब उस टेल वर्ड जो स्टेटमेंट दिया है उसका 80% हमें क्रिटिसिज्म ही करना है, मैक्सिमम 10 to 20% उसके बारे में बता के उसका क्रिटिक्स ही उसमें आपको बताना हुआ है। ये आपका
हो गया मेन बॉडी का। टिप्पणी करने का भी एक एग्जांपल हमने कहा, कभी इसकी सीरीज हम लोग शुरू करेंगे तो स्पष्ट हम क्लियर होगा उसमें। थोड़ा टिप्पणी करने का आ गया आपको कि आप उस पर टिप्पणी सतही जानकारी दे रहे हैं। सतही जानकारी। तो आप टिप्पणी जब किसी चीज पे करते हैं तो क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए कि अभी राफेल, बीच में राफेल का मुद्दा लाफ्ट काफी चला हुआ था कि राफेल खरीदना उचित था कि नहीं हमारे यहाँ पे। तो आप जैसे कोई चीज कह रहे हैं तो उसके बारे में पॉजिटिव क्या बता रहे हैं, नेगेटिव क्या बता रहे हैं, उसके बाद जब टिप्पणी होता है तो आपको अपना जो है व्यूज उसमें 2 या 3 लाइन का कि आपके अकॉर्डिंग क्या, कहां तक सही था कहां तक गलत, उसको आप एज ए टिप्पणी कर देते हैं। या जो चीजें हैं, मान लीजिए F400 हमने रसिया से खरीदा था, तो F400 खरीदा जाना था या नहीं खरीदा जाना था, तो आप उसमें कहिए कि भाई हमारी डिमांड को देखते हुए F400 की क्या खासियत है, ये चीज़ें हैं, और बाद में करिए क्योंकि हमारे सामने हमारे नेबर पाकिस्तान और जो है चाइना, जो हमेशा जिससे खतरा, हमारा बॉर्डर खतरा बना रहता है, इसके अकॉर्डिंग F400 काफ़ी ज़्यादा उचित होगा। इसमें कुछ ये चीज़ें इसके रेट या कॉस्ट को कम या ज़्यादा, जैसा क्वेश्चन की डिमांड रहे, तो वो आपकी टिप्पणी हो गई। तो टिप्पणी करने में या तो आप हर एक उसके साथ टिप्पणी करते हैं या लास्ट में 2 लाइन की टिप्पणी आप करते हैं। तो ये ऐसे ही आलोचना, जैसे स्पष्ट करना, स्पष्ट करने में आपको अपने आप से कुछ नहीं जोड़ना, उसके बारे में सिर्फ स्पष्ट रूप से जानकारी देना होता है। तो इससे क्या होता है, देखिए बच्चों के अंदर समस्याएं यही होती हैं, वो टेल वर्ड के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है। स्पष्ट करना, आलोचनात्मक टिप्पणी करना, समालोचनात्मक टिप्पणी करना या परीक्षण करना, मूल्यांकन करना, इसकी उनको समझ नहीं होती है, और स्टेटमेंट जो देगा उसको उतार कर चले आते हैं और कहते हैं हमने तो सब कुछ लिखा था बट मार्क्स नहीं मिला। तो मैंने कहा कि जब इसको आप आंसर को पढ़िए, तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, टेलवर्ड पहले पढ़िए, तो टेलवर्ड के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, और कंक्लूजन हमेशा वे फॉरवर्ड होता है, उसमें कुछ आगे देके छोड़ना होता है। तो ये आपकी मुख्य परीक्षा जो बच्चे आप लोग अभी दे रहे हो, इस आप लोग को तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग थोड़ा सा, अभी तो आपका सितंबर में एग्जाम है, आपके पास जुलाई का मंथ है, थोड़ा इस पे काम कर लो। अगस्त सितंबर में नो डाउट सबके पास डेटा सभी के पास होते हैं, सभी जो है लगातार 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो डेटा की कमी कभी वहाँ समस्या नहीं बनती है। आपको लिखने की जो समस्या होती है, ऑर्डर में लिखने की समस्या होती है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखने की समस्या होती है, यही सबसे बड़ी समस्या लोगों को आती है। नहीं तो बहुत से बच्चे आप लोग देखते होंगे, सोचते होंगे भाई इनका सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, इनका सिलेक्शन तो 100% हो जाना चाहिए था, इनको इतनी नॉलेज है। लेकिन ये समस्या यही आती है भाई, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनके अंदर नॉलेज, यूपीएससी में नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन बहुत महत्व रखता है कि क्या उनको आंसर राइटिंग की वो कला, वो प्रेजेंट करने की जो चीज़ें डिमांड थी पूरी कर पाए कि नहीं पूरी कर पाए। तो हम आप लोगों से कहेंगे इसका भी विशेष ध्यान आप लोग रखिए। और जैसा कि सर के साथ अभी हम लोग लगातार एक पूरी सीरीज ही चलाएंगे, तो आप लोग को इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। इंडिविजुअली हम क्वेश्चंस ला के ऐसी चर्चा किया करेंगे, अगर आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे कि इससे आपको फायदा होता जाएगा जो बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। और जो भी जिसकी जो समस्याएं हैं वो कमेंट बॉक्स में हमको जो है मैसेज करें, उस टॉपिक पर भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये थी हमारी सर की वार्ता। सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री को लेकर हम एक और सलाह भी देना भी चाहेंगे। जो बच्चे इतिहास, चूंकि इतिहास पे हमने कहा किया जाए, इतिहास इस पे चर्चा हम लोग आगे बनाएंगे। हाँ, लेकिन एक छोटा सा हम इन बच्चों को हमको कहना चाहेंगे कि जो इतिहास विषय है, इतिहास विषय को कभी भी आप घटना वाइज मत पढ़िए कि सिर्फ आपने एक घटना को उठाकर पढ़ लिया कि आप इतिहास पढ़ना शुरू किए और इतिहास को पढ़े कि एक घटना कब घटित हुई थी, तो आप कितनी चीज़ें याद रखेंगे। इतिहास को पढ़ने की भी अपनी एक कला है। इतिहास में हम बच्चों को बार बार क्लास में कहते हैं इतिहास रटने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, इतिहास समझने वाली चीज़ है। मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इनको जितना आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे, आपको कभी ईयर और कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। बच्चे बार बार रटते हैं। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हम और देना चाहेंगे। जैसे एक घटना होती है, आपने पढ़ा कि जो है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो रहे थे, जैसे आंग्ल कर्नाटिक युद्ध के बारे में भी हम जानते हैं। जो बच्चे इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, इनको बेसिक को इंटर में भी पढ़कर आए होंगे। तो आंग्ल कर्नाटिक युद्ध, तीसरा आंग्ल कर्नाटिक युद्ध हुआ, उसका वो वांडीवास का युद्ध था, जो है वो लगभग 1760 में खत्म हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि किस संधि के तहत खत्म हुआ, लिखा गया सन 1763 की संधि के साथ। तो बच्चों ये सब घटना है, बच्चे रटते हैं सन 1760, 1763, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि भाई 60 में युद्ध खत्म हो रहा और उसकी संधि 63 में 3 साल बाद क्यों हो रही है। जब बच्चों आप वर्ल्ड हिस्ट्री को जोड़कर पढ़ो, क्योंकि उस समय तक सो कॉल्ड जो मॉडर्न हिस्ट्री, हम सो कॉल्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉडर्न एरा बताने का जो वो है, साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने कहा ये मॉडर्न एरा है, लेकिन तो भी हम जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, उसमें जो घटनाएं घटित हो रही थी, जो वर्ल्ड लेवल की घटनाओं से हमारा देश भी प्रभावित हो रहा था। क्योंकि उस समय विश्व में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, सन 1756 से 1763। 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। वहाँ पे तो ब्रिटेन और चूंकि ऑस्ट्रिया के मुद्दे पे लड़ा गया और ब्रिटेन और फ्रांस वहाँ समझौता करते हैं, उसी के साथ भारत का भी समझौता वहाँ पे होता है कि भारत में फ्रांसीसियों की भूमिका क्या रहेगी। तो आप इससे क्या हुआ,
आपको वहां की घटनाएं पता थी, और यहाँ सन 1760 भी आप नहीं भूलेंगे, और 63 में वो संधि क्यों हो रही वो भी आप कभी नहीं भूलोगे। सही बात। तो इतिहास को जब पढ़ो तो लिंक करके पढ़ो, हमेशा लिंकेज सीखो। बच्चे यही गलती करते हैं, उलट रहे हैं, सन 1763 ऐसे रखते जा रहे हैं, वांडीवास कब हुआ, कभी कब हुआ, क्या हुआ। तो कभी हम आपको इतिहास दिखाने का मौका, इतिहास हम आपको दिखाएंगे। इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग इतिहास की सीरीज लेके आएंगे, बड़ा बहुत इंटरेस्ट बच्चों को आएगा, पढ़ने का तरीका क्लियर होगा इससे। जी। तो जैसा कि आपने देखा जो है, जाना आज जो है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तैयारी से पहले, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर सर ने अपना प्रकाश डाला। ऐसे ही आगे हम सर के साथ जो है जुड़ेंगे और बात करेंगे। सर अगला आप जुड़िए हमारे छात्रों के साथ। बिल्कुल, हम सर के साथ इसकी हम लोग एक सीरीज ही लेकर आएंगे, और प्रयास ये करेंगे वो सीरीज फिर आपके लिए कंटिन्यूअस आए, जिससे आपको फायदा, लगातार उसका फायदा मिलता रहे। क्योंकि आप लोग एक तरीके से क्लास कहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन उस सीरीज को देखने के बाद आपकी आपकी आकांक्षाएं, आपकी वो जो चीज़ें होंगी, आप अपने टीचर से उन चीज़ों को चाहेंगे और अपनी तैयारी में उन चीज़ों को लेकर आएंगे। तो आपको जो सफलता, हम जैसे सर ने कहा कोचिंग, तो यही आपके लिए कोचिंग मार्गदर्शन होगा। सफलता आपको पाने में लेट हो जाए, हमेशा कहा जाता है कि देखिए, अपने चाणक्य एक ही चीज़ कहते हैं, आपको इतना समय आपके पास नहीं कि आप अपने अनुभवों से सीखिए, आप दूसरे के अनुभवों से सीख लीजिए, आपको आपके कैरियर आपके लिए वो बेहतर होगा। तो आपसे यही कहना चाहेंगे, हम लोग, मेरा जो अपना अनुभव यहाँ पे रहा है, अपनी इस जर्नी में जो अनुभव रहा है, और इस जर्नी के बाद कभी हम अपनी जर्नी को भी एक थोड़ा सा, जिसमें स्पेशल जर्नी को लेके आएंगे, वो भी आप लोग के लिए काफ़ी कुछ सीखने वाला होगा। तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो मेरा अनुभव आपकी यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा, बस यही हम कह सकते हैं। आप और जो बच्चे मेव दे रहे हैं उनको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ऐसे छात्र जो दिल्ली नहीं आ सकते, जो प्रयागराज नहीं आ सकते, जो घर पर बैठ के भी तैयारी कर सकते, हमारे चैनल के माध्यम से यही कोशिश है, हर छात्र को वो जो है सुविधा मिले, वो लाभ मिले, कैसे मेंस में तैयारी करे, कैसे प्री में करे, क्या क्या सावधानियां बरते। ऐसी सीरीज के लिए लाने का हमेशा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आगे के खबरों के लिए ऐसे ही बने रहें TDV News 24 में।